हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, पैंडेमिक को आप रीज़न मत बनाइए नहीं पढ़ने का, ठीक है। एंड ये देखिए, आपका मैं प्रीवियस लेक्चर जो लिया था वो इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर थी, पार्ट सेकंड था। उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अब जो है वो थर्ड लेक्चर है, इसमें मैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। तो आइए, ठीक है, वेलकम टू आवर खूबसूरत सा चैनल, ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्सपेडिया। फिजिक्सपेडिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मुझे ज़रूरत है। जो बात है वो क्लियर है, ठीक है। आइए, तो आज की जो टॉपिक है वो फर्स्ट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके थ्रू बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपके क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोले तो क्लास 10th में भी आते हैं, और आपके कंपटीशन बैच में भी बहुत तरह के कंपटीशन आपको जान रहे हो। ओलंपियाड है और क्या बोलते हैं एनडीए है, नेवी है, समथिंग बहुत सारे हैं। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? सबसे पहले ओम्स लॉ का कहना यह है कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या सर सिर्फ इतना ही है ओम्स लॉ? हाँ, इतना ही है। अभी तक तो इतना ही है ओम्स लॉ, ये है। ओम्स लॉ की अगर डेफिनेशन बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट और अक्रॉस द एंड्स। आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। रिमेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए, अगर टेम्परेचर आप किसी भी कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, फिर करंट की फ्लो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं V को जीरो रखूँ देन I भी जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं V को इंक्रीज करूँ देन क्या होगा? I भी आपका इंक्रीज करेगा। अगर V को सिर्फ अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, V को अगर डिक्रीज करूँ तो यहाँ से आपका I भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V जो है अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हटाता हूँ तो ये आता है V इज इक्वल टू RI। दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? ये डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी। इस रेजिस्टेंस को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी, कि मतलब ये कितना परफॉर्मेंस होने दे रहा, इस बात पे मतलब ये डिपेंड करता है। तो R हो गया क्या? रेजिस्टेंस। बात तो समझ में आई, ठीक है। तो ये जो R है वो रेजिस्टेंस है। इसकी जो SI यूनिट है, R की जो SI यूनिट है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट है, ये होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसे इस तरह से शो करते हैं, ओम, ठीक है। देख लिए, ओम। मेजरिंग डिवाइस जो है, मेजरिंग डिवाइस इसे मेजर करते हैं ओम मीटर से। मेजरिंग डिवाइस जो है वो है मेरा ओम मीटर। क्या बोलते हैं उसे? ओम मीटर। जैसे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे थे, करंट को अमीटर से मेजर कर रहे थे, सिमिलरली मैं रेजिस्टेंस को मेजरिंग डिवाइस जो है वो क्या है? ओम मीटर है। समझ गए? बात समझ में आई? मतलब जो करंट है, ये जो करंट है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिर्फ इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन वोल्टेज, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस बोथ। करंट I डिपेंड्स ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे एक हिंड्रेंस भी क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब ये क्या होता है? किसी चीज़ में रुकावट।
यही होता है। आप यही जानते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछूं व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, आप मुझे प्रैक्टिकली बताएं व्हाट इज आर, क्या रिप्लाई होगा आपका, क्या रिप्लाई होगा? रुकावट। किसी भी रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का रुकावट। तो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, तो ये करंट में रुकावट पैदा करेगा, करंट को फ्लो करने से रोकेगा, यही बोलेंगे ना, करंट को फ्लो करने से रोकेगा। मतलब ये बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, ये भी आप जानते हैं। एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द हिंड्रेंस, ये बोले, या फिर आप वो ये भी बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अदर पार्टिकल से कोलाइड करेगा, और क्या करेगा, अदर पार्टिकल्स बोले तो एटम्स होंगे वहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स खुद होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा किसी की कम, तो एक दूसरे से वो कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करेंगे तो रुक जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखिए मेरा ये कहना है कि ये रहा कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ये देखिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक। अब इस पे करंट को फ्लो करवाने के लिए मैंने सेल लगाया, वोल्टमीटर लगाया, चलिए ठीक है। आपको सब पता है इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रेक करना है। इसमें क्या होते हैं, एटम तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, मतलब ऐसा अपना चलते जाएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं एटम्स, अपना कुछ है, अपना चलते गया, ठीक है। ऐसा अपना चलता गया, चलता गया, एंड पे जाकर आपका इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन पे मेरा बोलने का मतलब क्या कि रेजिस्टेंस होता है क्या है, ठीक है। अब देखिए इन सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और इस एटम पे जाकर कोलाइड किया, इस एटम पे जाकर कोलाइड किया, थोड़ी सी रुकावट आई, थोड़ी सी रुकावट आई, थोड़ा सा स्लो हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया। अब फिर से ये चलना स्टार्ट किया और हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर जाए, ये तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, जाकर हो सकता है मतलब यहाँ पे कोलाइड करने के बाद इसकी पाथ भी चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ से ये पास करने के बाद ये इधर हो सकता है, इधर आया, इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हुई, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिर से एक एटम पड़ा हुआ था, फिर ये रोक दिया, फिर ये रोक दिया। तो मतलब धीरे धीरे ऐसा करते 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 वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट एंड तक पहुँचता है, इधर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं, ये जो रुकावटें आ रही हैं, हिंड्रेंस जो क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली अगर आप मैं बोलूं तो करंट को जो अपोज कर रहा, करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर है, करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ सम अदर पार्टिकल्स लाइक दैट एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ, ठीक है। देन हाँ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, और उस टाइम पे क्या करता है ये, देन इट क्रिएट हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। यही है। तो करंट में, करंट को फ्लो अपोज करने वाले फैक्टर को, करंट के फ्लो को अपोज करने वाले फैक्टर को, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसे सर्किट रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस को सर्किट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कहाँ पे, इधर अगर आप थोड़ा सा पॉज करके लिख लें, उसके बाद सर्किट रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ये सर्किट में किस टाइप से जुड़ा होता है, सर्किट
रिप्रेजेंटेशन, ऐसा हो सकता है पैरेलल में जुड़ा हो सकता है सीरीज में जुड़ा हो, बहुत सारा। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। और जहाँ पे आप ऐसा देखेंगे, हालांकि क्लास 10th में बहुत कम ही इसका यूज़ है, ऐसा कुछ देखेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या क्या आते हैं, कुछ पता है आपको? रियोस्टैट के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? या फिर रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स के पढ़े होंगे, उसमें जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस पढ़े होते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं रियोस्टैट, 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 रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सब जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो जल्दी से पॉज करके आप पूरा लिख लें। मैं आपको नोट्स प्रॉपर दूंगा, एकदम हर एक लेक्चर में आपको हर पूरी की पूरी नोट्स पड़ी होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉज करके आप जल्दी से लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हो गया तो आगे बढ़ूँ, रफ करता हूँ इसे मैं। चलिए, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या, न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल से ही तो डर लगता है, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में बताऊंगा न्यूमेरिकल, और बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी एक देख लीजिए, अभी आप एक सिर्फ देख लीजिए और बहुत सिंपल सा देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ सर इजी है। अभी मैं जस्ट आपको एक ही बता रहा हूँ इस ओम्स लॉ बेसिस पे या रेजिस्टेंस बेसिस पे, ठीक है। सर कैसे कैसे गंदे गाने तो कहते हो, ची। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल से लगता है मुझे डर, कोई बात नहीं, डरते रहिए, काम चलते रहेगा। देखिए एक कोई सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोज करके चलिए कि 100 ओम दिया है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है, जो भी है, ठीक है। ये 60 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है, बस यही चीज़ है। और आपसे ये बोल दिया यहाँ पे अमीटर लगा देगा। रेजिस्टेंस किस में लगा होता है, अमीटर किस में होता है? इसमें सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल कनेक्टेड। अगर वोल्ट मीटर लगाना होता तो मैं पैरेलल लगाता, ठीक है। अब ये ऐसे भी देख लो, ये पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से बोल दिया ये आई है, ये आई है, ठीक। अब आई इज इक्वल टू फॉर्मूला का हो गया, आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा था, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई आर, देखिए, ठीक। V की वैल्यू कितनी है? 60 वोल्ट। R की वैल्यू कितनी है? 100 ओम। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब 0.6 करंट की क्या SI यूनिट, अमीटर, 0.6 एम्पियर, सॉरी अमीटर वो मेजरिंग डिवाइस है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, R एंड V जो है वो सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है। R एंड V कांस्टेंट है, तो क्या मेरा बात करें कि R एंड V कांस्टेंट है, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर, बट I डिपेंड ऑन बोथ। R जो है, R एंड V जो है वो कांस्टेंट है, ये R है, ये R है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R एंड V जो है ये कांस्टेंट है, ठीक, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर। बट जो I है, जो मेरा करंट है, वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है इससे मतलब ये है कि मैं अगर इसे 100 के जगह पे अगर मैं 60 कर दूं तो फिर ये 60/60 हो जाएगा। ये 60/60 फिर 1 एम्पियर आंसर आएगा, 0.6 एम्पियर आंसर नहीं आएगा। इसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, रेजिस्टिविटी की। रफ कर दो इसे, आप लिख लो पॉज करके जल्दी से। हो गया, चलिए ना ना ना
अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ भी रफ करता हूं ना। ठीक है, रेजिस्टिविटी की मैं बात करता हूं। कि ये रेजिस्टिविटी क्या होती है। अभी तक तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया ना। अब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। सपोज करते हैं एक कोई एरिया है, सॉरी एक कोई वायर है, ये एरिया नहीं वायर है। ये लीजिए मैंने पतला सा वायर बनाया, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें क्या करा रहे हैं, मैं करंट फ्लो करवाया, चाहे जैसे करवाया मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये आपका हो गया यहाँ तक गया L, ये हो गया लेंथ। ठीक, और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्या है वायर है। अब देखिए दो बातें हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट बात, अगर देखिए आप यहाँ से समझिए बात को, अगर आप कहीं जा रहे हैं, देखिए विड्थ दोनों का सेम है। यहाँ पे अगर ये मैं गया सपोज करो मुंबई टू नहीं कोटा से जा रहे थे, मैं गया कोटा से, लिख दूँ कोटा, मैं कोटा से जा रहा था जयपुर, कहाँ गया जयपुर गया। ठीक, अब एक और बंदा है, ये कोटा से कोलकाता गया, दोनों की विड्थ, जो रोड की विड्थ है वो सेम है, लेकिन लेंथ डिफरेंस है। ये कोटा से कहाँ चला गया, कोटा से चलो कोलकाता वगैरह नहीं गया, ये मुंबई चला गया। नहीं तो के ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, मुंबई चला गया। कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। अब देखिए जहाँ पे रोड ज़्यादा लंबा है, ये अपना ट्रेवल कर रहा। अब देखिए जहाँ पे रोड ज़्यादा लंबा है, जहाँ अपना ये विड्थ बिल्कुल सेम है, विड्थ बिल्कुल दोनों की सेम है। ठीक है, अब जहाँ पे ये कोटा से जयपुर गया, डिस्टेंस कम, बेचारे को रास्ते में ट्रैफिक कम मिलेगी। और ये कोटा से मुंबई जा रहा, थोड़ा दूर था, तो ट्रैफिक क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मतलब क्या हो गया कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, L पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब दूसरी बात, आइए अगर मैं कोटा से जयपुर जा रहा था, कोटा से जयपुर नहीं कोई और सिटी लेता हूँ, कोटा से ही जा रहा हूँ, कोटा से चलो मैं चला गया दिल्ली चला गया। केजरीवाल गवर्नमेंट ने नैरो रोड बना रखा था, नैरो रोड एकदम पतली सी रोड है, नैरो रोड। ठीक, और एक बंदा और निकला सेम डिस्टेंस वाले पे, और वो भी पहुंचा कहाँ, लेकिन इस बार ये वाइड रोड है, 6 लाइन की रोड है। ये दूसरे रास्ते से गया, कोटा से, ये अपना दिल्ली गया या जो भी जहाँ पे भी गया मुझे मतलब नहीं, कोटा से मान के चलिए ये आया आपका रांची आ गया, झारखंड पहुँचा नहीं, वहाँ पे हेमंत गवर्नमेंट है, उन्होंने अच्छा रोड बना रखा है, चलिए ठीक है 6 लाइन बना रखा है। अब बताइए इन दोनों में ट्रैफिक किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, किस में ज़्यादा होगा, एरिया इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, एरिया इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है ना, एरिया ज़्यादा, तो मतलब इसमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। और इसमें अगर हम जा रहे हैं, अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे ट्रैफिक मिला, यहाँ पे इसमें मैं जा रहा, यहाँ ट्रैफिक मिला, यहाँ पे मुझे इधर उधर जाने का साइड ही नहीं मिला, अगर यहाँ पे ट्रैफिक मिला भी मैं इधर साइड से निकल गया, तो इसमें ट्रैफिक कम मिला। तो ये किसके मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस पे भी डिपेंड कर रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे भी डिपेंड कर रहा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यही हुआ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक था तो हम इधर से निकल गए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा वो आर आल्सो डिपेंड ऑन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्या सिर्फ रेजिस्टेंस इसी बात पे डिपेंड करता है? नहीं, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज रो, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू L अपॉन A। ठीक है। अब देखे होंगे बहुत सारे मटेरियल, सेम लेंथ सेम एरिया का रहता है ना, सेम लेंथ सेम एरिया का, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे आपने सुना होगा सिल्वर के बारे में कि कहीं पे सिल्वर की भी वायर लगाते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रो। अगर सेम एरिया रहा, आप कंपेयर कर लो, एक ले लो एल्यूमिनियम ले लो, एक टीन ले लो, सबसे अच्छी बात है वही ले लो, एक एल्यूमिनियम या टीन ले लो, जो भी लेना है, और एक आप सिल्वर ले लो, तो क्या होगा, सिल्वर में करंट जल्दी से फ्लो करेगा। जो आप ये देखते हैं सोलर प्लेट, उसमें सिल्वर की प्लेटिंग, पतली प्लेटिंग की हुई रहती है, सिल्वर की रहती है, ठीक है। अब इसके चक्कर में लोग सोलर प्लेट चुराने मत लगना, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा काम गांव वगैरह में, आप ये काम नहीं करना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रो में एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आर तो रेजिस्टेंस हुआ, बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आर तो रेजिस्टेंस हुआ, बात मैं समझा कि हाँ ठीक है, इसके थ्रू हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे मेजर करूँ, रो को भी देखो, रो भी एक फैक्टर है जो आर पे डिपेंड कर रहा है, आर 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे। ये रो है, ये इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। ये है आपका रेजिस्टिविटी, यही है आपका रेजिस्टिविटी, जिसका मैंने आपको हेडिंग डाला था, यही है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो R जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा, किस पे, रो पे, L पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब बात करते हैं रो इज इक्वल टू क्या होगा। तो रो इज इक्वल टू अगर मैं करूँ तो R इंटू A अपॉन L, R का डिस्टेंस ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ का मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर कट गया। तो SI यूनिट जो आया, इसको बोलते हैं ओम मीटर। क्लियर लिखना है, पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से पॉज कीजिए और जल्दी से लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। हो गया, आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ ठीक है, रेजिस्टिविटी पे ही बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है। सर दोनों तो रोकने का काम कर रहा, हाँ बिल्कुल रोकने का ही काम कर रहा है, रेजिस्टेंस भी रोकने का काम कर रहा है, रेजिस्टिविटी भी करंट को रोकने का ही काम कर रहा है। लेकिन क्या है, उस पर भी बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, फी एंड आई पे, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा। रेजिस्टिविटी जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा। वो फैक्टर क्या है, एक तो रो है, एक तो आर है, एक एल है और एक एरिया है, इसी पे डिपेंड कर रहा। अगर पूछेगा डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन आर रेजिस्टेंस एंड रो, आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस में आप लिखेंगे, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, किसी भी कंडक्टर का एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा, कंडक्टर पे, सीधी कंडक्टर पे। अगर मैं यही चीज बोलूं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ
मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, उसका मटेरियल कैसा है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर टू अपोज करंट, टू अपोज करंट। ठीक है, जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, और 2-3-4 डिफरेंस और मिल जाएंगे उसमें। है मेन चीज़ यही है, वो आप पढ़ा लिखा देखोगे या फालतू चीज़ें रहेगी कि इसका जो ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका ओम मीटर होता है, ये फलाना है, ये वैसा है, ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, अब वो डिफरेंस में आता है। ठीक है, अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई सिल्वर इज गुड कंडक्टर, पूछते हैं ना, सिल्वर इज गुड कंडक्टर पूछते हैं, बार बार लोग बताते भी हैं कि सिल्वर मेरा सबसे अच्छा बेहतरीन वाला कंडक्टर होता है। नहीं, रीज़न क्या है, बिकॉज यार जो हाथ चलती है ना वो मैसेज वाला, टाइपिंग वाला बिकॉज BCZ लिखाने लगता है। ठीक है, बिकॉज सिल्वर मटेरियल, बिकॉज सिल्वर मटेरियल हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, लीस्ट रेजिस्टिविटी, जब रेजिस्टिविटी लीस्ट रहेगा तो कंडक्टिविटी हाई रहेगा, and so conductivity is high, and so conductivity is, यहीं पे लिखता हूँ ना, is high। ठीक है, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, बिना नोट्स बनाते मन नहीं लगेगा, आज आप वहाँ पढ़ोगे फिर मैं नोट्स दूंगा तो ये सब काम आएगी आपको कि हाँ ये जब जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ आपको याद आती रहेगी। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके, मैं साइड हट गया, हो गया तो रफ कर दूं, चलिए ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे हम। यहाँ तक तो हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, समझ में तो आ रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। अरे बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान सा, बस समझने की फिर है, टीचर पे डिपेंड करता है कौन सा टीचर कैसे समझाता है आपको, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आपको क्लास 12th की फिज़िक्स पढ़ने में कहीं से भी, क्लास 11-12 की फिज़िक्स पढ़ने में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 9th का जो है वो 11th से रिलेटेड ज़्यादा है और क्लास 10th का 12th से रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है, बहुत जुल्म करते हैं, क्यों ना 9th वाले 10th वाले 11th में पढ़ा दिए थे, साथ साथ पढ़ लेते। नहीं यार, ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक सिलेबस बनाया गया है कि आप थोड़ा 9th पहले पढ़े हो तो 11th में पहले ही पढ़ो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, मैं उतना वर्डिंग करूँगा नहीं, डेरिवेशन कैसे करते हैं उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, इसकी दो तरह से कनेक्शन होती है, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन दो तरह से होती है, एक तो सीरीज़ में होगा और एक पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन। ये सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाना चाहो उसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो, A हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, बनाइए आप अमीटर लगाइए, जो लगाना है लगाते रहिए, स्विच लगाइए। ठीक है, वोल्ट लगाइए, यहाँ पे ये बैटरी हो गया। ठीक है, चलिए ये लीजिए, मैंने स्विच भी लगा दिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मैंने स्विच भी लगा दिया। चलिए ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। देखिए अब जो करंट फ्लो करेगा, अब जो करंट फ्लो करेगा वो सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो मैंने क्या बताया था
कि अमीटर जो है वो सर्किट में कैसा कनेक्टेड रहता है, सीरीज में। मैंने सीरीज में कनेक्ट, जो करंट रहेगा वो सारे रेजिस्टेंस में, जब पैरेलल कनेक्शन है तो उस सिचुएशन पे सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज वो डिफरेंस फ्लो करेगा। तो ये रहा, ये आपका मैंने V1 लगाया, ठीक, ये आपका V2 रहा, वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं, ये आपका V3 रहा, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि कोई आप ऐसा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस लीजिए कि इन तीनों के बदला में एक ही रेजिस्टेंस हो, आर इफेक्टिव, इसका बोलेगा आर इफेक्टिव फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आई सेम होगा लेकिन वी डिफरेंस होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि आर इफेक्टिव फाइंड कीजिए। तो आर इफेक्टिव होता क्या है? आर इफेक्टिव का मतलब ही यही हुआ कि एक रेजिस्टेंस लेंगे, इस तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस लेंगे जो मुझे इन तीनों के बदले का वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब कोई एक ही रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, आर इफेक्टिव, ठीक, आर इफेक्टिव इसे बोलते हैं, और इन तीनों का बराबर का मतलब तीनों के इक्वल वैल्यू देगा। समझ रहे हैं? ये इधर अगर ए है, अगर यहाँ ए से चला, ये बी चला, तो ये ए हुआ और ये मेरा आपका बी हुआ। ये पार्ट समझ में आ गया? मुझे एक ही रेजिस्टेंस, जैसे अगर ये मान के चलो 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो जब हम सीरीज में कनेक्शन कर रहे होते हैं तो 1 + 2 3 6 ओम, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस मैं अकेला सिंगल लगा दूंगा तो बिल्कुल सेम काम वर्क करेगा, बिल्कुल क्या करेगा, सेम वर्क करेगा। ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। अब आइए, मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, करंट जो है इसमें सेम फ्लो करेगा, लेकिन जो आपका वोल्टेज है वो अलग अलग डिफरेंस फ्लो करेगा। तो Vs इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V1 + V2 + V3। अब Vs, V का वैल्यू अब अभी पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR, पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू RI लिखे या IR लिखे, बात इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से V सीरीज में है इसीलिए मैंने S लगाया, सीरीज में है इसीलिए मैंने S लगाया, पैरेलल में जब लगाऊंगा तो P लगा दूंगा, अब कोई बात नहीं है। IRS, करंट तो सब में सेम, करंट तो सब में सेम, तो यहाँ से आ जाएगा IR1 + IR2 + IR3। यहाँ से मैं IRS लिया, देखिए I कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया R1 + R2 + R3, ये I कैंसिल, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो आएगा यहीं पे लिख दूँ क्या? नहीं, चलो ठीक है। R जो सीरीज में आएगा वो आपका आएगा R1 + R2 + R3 आएगा, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस है, सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक लगाएंगे जो R1 + R2 + R3 के इक्वल का वैल्यू देगा। अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो हम डायरेक्टली एक सिंगल लगा सकते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस, 1 + 2 3, 3 + 3 6 ओम का, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा पूरा क्लियर है। अब जो दूसरी कनेक्शन है वो है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब ये पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा सर? तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका डायरेक्टली क्लास 10th में इसमें ये पूछ देता है, इसका डेरिवेशन पूछ देता है, और जो आपका कंपटीशन होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे आते हैं कि कभी किसी को पैरेलल जोड़ देगा, कभी किसी को सीरीज में जोड़ देगा, कभी सीरीज पैरेलल, सब कंबाइन कर देगा। अब बोलेगा कि आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे देखिए, अब आ गया आपका पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। अब ये पैरेलल कनेक्शन होगा कैसे? चलिए, एक तो मैंने लगाया है ऐसा कुछ, R1 था ये मेरे पास, या R2 था, जो भी था, तो इसके पैरेलल में मैं लगा रहा हूं, इसके पैरेलल में इतना, मतलब यहां से लो, अच्छा सा डायग्राम बनाया
बनाना है मुझे। ठीक, इसके पैरेलल में ले रहा हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये अगर R1 है, ये R2 है, चलिए एक और ले लेता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा सिमिलर। ठीक है, ये R3 हो गया, ये R3 हो गया। अगर इधर पॉइंट A है, ये A से स्टार्ट हुआ है, इधर B तक आ रहा, इसमें वोल्टेज लगा देंगे। देखिए वोल्टेज लगा देंगे। सर उसमें तो वोल्टेज कुछ और लगाए थे। ठीक है कोई नहीं, आप ऐसा ही लगाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। की भी लगाएंगे, लगा दीजिए, की भी लगा दीजिए, ताकि की ऑन कीजिए तो ही आपका करंट फ्लो करे। चलिए करंट मेजरिंग के लिए अमीटर भी लगा दिए। अमीटर किस में रहता है, सीरीज़ में रहता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा बताइए। वोल्टमीटर लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ये खुद तो वोल्टमीटर है, ये खुद भी है, ये खुद भी है, और ये बेचारा कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो वोल्टेज जा रहा वो सेम। उस टाइम पे क्या था, करंट सेम बट वोल्टेज डिफरेंस। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम बट करंट डिफरेंट, बट करंट डिफरेंट होगा, बट करंट डिफरेंट होगा। चलिए इधर अगर गया I1, सपोज करता हूँ इधर गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा, I जो आया यहाँ से यहाँ तक आया I आपका, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। ठीक है, अब बोला आप इसका क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। वही इक्विवेलेंट के इन तीनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम एक ही कौन सा रेजिस्टेंस ले जो तीनों के मतलब वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे I किसका, इसका पैरेलल का, IP पैरेलल है, कनेक्शन मेरा कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको वहाँ पे लिखे क्या बोलते हैं, थ्योरी थोड़ा सा मिल जाएगा। लेट R1 R2 एंड R3 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वोल्टेज V ए बी द समथिंग समथिंग, वो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। मेन चीज़ इसे समझना है, मेन चीज़ इसे समझना है जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ। IP, तो IP इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू लिखूँ अभी आपको मैंने बताया था बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। देखिए I इज इक्वल टू V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से V बाई आर लिख देंगे। चलिए लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी रफ हो गया, ये डिफरेंस था, आप अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना। बाय ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ लगाइए, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V, वोल्टेज सेम है, अभी भी देखिए वोल्टेज सेम है, V बाई आर पी इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो गया। अब यहाँ से मैं अगर लूँ V बाई आर पी इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को मैंने कॉमन लिया, V को मैंने कॉमन लिया। अब अगर बात करें मैंने V को कॉमन ले लिया तो ये V एंड ये V कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? थोड़ा सा मुझे इंक्लाइन लिखने की आदत हो गई है, शायद मैं सुधार लूँ। ठीक है, ये V है, ये V है, ये V है, याद रखना।
अगर आपको ना दिख रहा हो तो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल है, ये फाइनल रिजल्ट आता है पैरेलल कनेक्शन का। सीरीज कनेक्शन का क्या आया था, याद कीजिए, आर एस इज इक्वल टू, याद कीजिए आर एस इज इक्वल टू, वो डायरेक्ट था, अब डायरेक्ट जोड़ देना R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें मिक्सअप कर देता है, सीरीज भी कनेक्शन कर देता है, पैरेलल भी कनेक्शन कर देता है, उसके बाद फिर सीरीज कनेक्शन सब पैरेलल मिक्सअप करके बोलता है कि इसका आप रिजल्टेंट निकालें, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो उस टाइम थोड़ा सी प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप करते रहेंगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर वगैरह कल पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो चैनल, बस वही बोल रहा हूँ, फिजिक्सपीडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।